गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? मजामा? बढ़िया? हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, कैसा रहा कल का आप लोगों का सेशन? 1857 के जो क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए गए थे लास्ट, उन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। आप लोगों को याद होगा जब सैटरडे सेशन लिया था, अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक सैटरडे का सेशन नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिएगा। दोपहर को 2:45 पे हुआ था। जो स्टूडेंट लाइव नहीं आए थे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चन थे 1857 के, तो वो क्वेश्चन ही पेपर में छपने वाले थे। कुछ क्वेश्चन उस दिन रह गए थे क्योंकि टाइमिंग की कमी थी, समय की कमी थी, तो कुछ क्वेश्चन को मैंने कल करवाया था। तो आप लोग जिन्होंने कल देखा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा उस सेशन को देख लीजिएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति अगर आप लोग ये कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर पेपर के अंदर आपका कोई भी 1857 की क्रांति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो चलिए, आज आप लोगों के लिए एक नई इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोगों की डिमांड थी, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा दीजिए। तो आज लेकिन टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के सीक्वेंस में नहीं रहेंगे। आप लोगों को एक सरप्राइज ही दिया जाएगा कि आज कुछ हम अलग करेंगे। ठीक है? मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता करवाया है तो मैं उसके आगे वैदिक सभ्यता करवाऊंगी, नहीं। आप लोगों के जो टॉपिक है वो बीच बीच में से उठाए जाएंगे ताकि आप लोगों का एक जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। सेकेंडली, सबसे बड़ी बात है आप लोगों को होना चाहिए कि आज क्या हमें नया खास करवाया जाएगा, तो वो हमें देखने हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए खिलजी एम्पायर लेकर आई हूँ। खिलजी वंश के हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे। खिलजी वंश के अंदर आप सभी को पता है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उसके बारे में हम बात करेंगे और उनके क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे। हालांकि टॉपिक जो है क्लास में करवा दिए गए हैं, आप सभी को पता है। तो चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। आप सभी को खिलजी वंश आता है, आप सभी को पता है, मुझे भी पता है आप लोगों को खिलजी वंश बहुत अच्छे से आता है। तो जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन का जवाब दीजिए जिससे कि हम अपने सेशन को कंप्लीट कर पाए। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? नो डाउट, किसी भी तरह की शंका असमंजस नहीं है। आप सभी जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं उन सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। साथ ही साथ स्टूडेंट जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके नॉन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके कलीग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, उन तक खिलजी एम्पायर को पहुंचाया जा सके। वो उन्हें पता चले कि खिलजी एक एम्पायर था जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपका टॉपिक किस तरह से, उनके कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। क्लियर? बात समझ में आई? तो दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक राज्य शासन किया था? याद कीजिए, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक करवाई थी। याद कीजिए, आप लोगों को एक ट्रिक करवाई थी, तुगलक सखी। तुगलक सखी याद है? आप लोगों को ये ट्रिक करवाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, ये ट्रिक आप लोगों को ये बताएगी कि सबसे ज्यादा किस एम्पायर ने, किस वंश ने, किस डायनेस्टी ने क्या किया, शासन किया है। तो आप सभी को पता है तू से क्या बन जाता है, आपका तुगलक वंश बन जाता है। क्या बन जाता है? तुगलक वंश बन जाता है। सबसे ज्यादा किसी ने अगर शासन किया है तो किसने किया? तुगलकों ने किया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? सबसे कम समय तक। आपको ये ट्रिक है वो आपको किस तरफ लेके जाएगी? बड़े से छोटे की तरफ लेके जाएगी, ज्यादा समय से कम समय तक लेके जाएगी। तो सबसे पहले किसने सबसे ज्यादा शासन किया था? तुगलकों ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं गुलाम की, गुलाम वंश ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं लोधियों की, मतलब लोधी वंश ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं सैयद वंश, किसकी? सैयद वंश की, सैयदों ने किया था। और उसके बाद हम बात करते हैं खिलजियों की, किसकी बात करते हैं? खिलजी। तो ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, तुगलक सखी, तू से तुगलक, ग से गुलाम, ल से लोधी, स से सैयद और ख से खिलजी। तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? किसने किया था बताओ? लोधी, सैयद, तुगलक और खिलजी। आप सभी को पता, आपने ट्रिक देख ही ली है। तो लोधी तो है नहीं, सैयद भी नहीं है, तुगलक भी नहीं है क्योंकि तुगलक यहाँ पे आ गया, सैयद यहाँ पे आ गया, लोधी यहाँ पे आ गया। सबसे लास्ट में क्या है? आपका खिलजी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिल्कुल सही ऑनलाइन, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, एक्सीलेंट। क्लियर? ये ट्रिक याद करना, ट्रिक आप लोग कभी नहीं भूलेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर भी हमेशा आता होगा।
क्लियर, बात समझ में आई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखें आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है। हाँ जी, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी? देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर खिलजी वंश की बात कर रहे हैं, तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था, जो फाउंडर था, उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक फाउंडर कौन था? तो वो कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा था, एक दामाद था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से क्या कर दिया? मार दिया, और खुद क्या बन गया? एक शासक बन गया। आप लोगों को पता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी, हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी? तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी जो एक अलाउद्दीन खिलजी का अगर हम जब कैरेक्टर की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी कैसा था? उसके अंदर उसकी इच्छाएं बहुत सारी थी। वो सोचता था कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो कई इंसान होते हैं ना कि चुप नहीं बैठने वाले होते हैं, उनको होता है कि यार मैं सब कुछ हासिल करें, मैं ऑलराउंडर हूँ। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में ये था कि जैसे सिकंदर ने पूरे विश्व पर क्या की थी? जीत प्राप्त की थी, उसी तरह से मैं भी पूरे विश्व पर क्या करना चाहता हूँ? जीतना चाहता हूँ। तो इस वजह से उसने क्या किया था? सिकंदर सेकंड, सिकंदर सानी। उर्दू के अंदर सानी का मतलब होता है दूसरा। कई बार क्वेश्चन आता है कि सिकंदर सानी का टाइटल किसने लिया था? सिकंदर सानी का टाइटल किसने लिया था? देखिए, सानी का मतलब होता है सेकंड। सिकंदर सानी, सानी का मतलब क्या होता है? सेकंड, क्योंकि सिकंदर एक तो पहले आया ही, आप सभी को पता है, जिसका पोरस के साथ युद्ध हुआ था, हाइडेस्पेस जिसे हम झेलम का युद्ध कहते हैं। और एक ये व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी, जो सिकंदर की तरह पूरे विश्व पर क्या करना चाहता? जीतना चाहता था। इस वजह से सिकंदर सेकंड का या सिकंदर सानी का क्या लिया था? टाइटल लिया था। सिकंदर महान का क्या लिया था? टाइटल लिया था। तो वो कौन था? आप सभी के सामने, आप सभी को पता है, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। देखिए स्टूडेंट, अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, वो मतलब चाहता था कि मैं एक नया धर्म बनाऊं। क्या बनाऊं? देखिए, यहीं से मैं आपको दो चीजें समझाना चाहूंगी। एक तो ये कि अलाउद्दीन खिलजी पूरे विश्व पर क्या करना चाहता? जीतना चाहता था। इस वजह से उसने सिकंदर सेकंड का टाइटल लिया। एक ये कि वो एक नया धर्म बनाना चाहता था, क्योंकि वो खलीफा को नहीं मानता था। इस्लाम धर्म के अंदर खलीफा को नहीं मानता था। वो ये कहता था कि मैं अपने, जैसे हजरत मोहम्मद साहब ने अपना एक धर्म बनाया था, उसी तरह से मैं भी अपने एक नया धर्म स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये अलग बात है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक फ्रेंड था जिसका नाम था आला उल मुल्क मुल्तानी। ठीक है, आला उल मुल्क मुल्तानी। उसने क्या किया था? अलाउद्दीन की, वो कहते हैं ना एक सच्चा दोस्त ही होता है जो एक हिम्मत कर पाता है आपको अच्छे सजेशन देने की। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? सजेशन दिया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, कि भाई तू देख, मेरी बात सुन, तू पहले ही तू विश्व को जीतना चाहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन पहले तू भारत को तो जीत ले। भारत ही बहुत बड़ा है। हम कहते हैं ना कि हम थाईलैंड घूमने जाएंगे, हम न्यूजीलैंड घूमने जाएंगे, हम कहाँ? अरे पहले पूरे भारत को तो घूम लो। हमारे भारत में भी बहुत है कुछ घूमने वाला। बात समझ में आई? हम सोचते हैं कि हम थाईलैंड जाके रहेंगे, कनाडा रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे। आप लोग इंडिया के अंदर देखो, हमारी भारतीय संस्कृति को पहचानो। बात समझ में आई? तो वो चीज़ है। तो वो उसने क्या कहा कि पहले तो भाई तू भारत को तो जीत ले, विश्व को तो बाद में जीत लियो। तो अलाउद्दीन खिलजी को बात सही लगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उसने क्या कहा? मैं नया धर्म बनाना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने, उसका फ्रेंड ने उसको समझाया कि भाई देख, अगर तूने किसी के धार्मिक मामले में इंटरफेयर किया तो तेरे को लोग जूतों से मारेंगे। बात समझ में? आप सभी को पता है, आज मान लो मैं हिंदू धर्म की हूँ, अगर कोई मुझे कहे कि इस्लाम धर्म को अपना लो, क्या मैं अपना लूँगी? नहीं अपना पाऊँगी। बात समझ में? उसी तरह से जब जो मुसलमान हैं, जो खलीफा को मानते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी कहे कि आप मेरा धर्म अपनाइए, तो क्या वो अपना लेंगे? नहीं, उल्टा लोग उसके विरोधी हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दो नई एक योजनाएं बनाई थी, एक तो नया धर्म और एक विश्व विजेता, मतलब कि सिकंदर सेकंड या सिकंदर महान। तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के सेना कमांडरों में से कौन मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था? हाँ जी, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेना कमांडर थे, आप सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए हैं, ये बात आप लोग जानते हो। मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था, आप लोगों को बाय ट्रिकी वे में भी करवाया था कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कितने मंगोल आक्रमण हुए थे। आप सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे टोटल 6 मंगोल
एक चाइनीज, चाइना से आए हैं, मंगोल एक जाति है जो चाइना से आई है, जो एक कट्टर जाति है, जो लोगों को मारने में, लूटने में विश्वास करती है। इनके अंदर इतनी निर्दयता होती है कि ये नहीं देखते कि वो औरत जो है गर्भवती है। ये क्या करते हैं, उस औरत का चीर फाड़ करके उस बच्चे को पेट में से निकाल के उसे उसकी माँ के सामने मार के, मतलब तलवार के अंदर क्या बनाते हैं, मालाएं बनाते हैं। बात समझ में आई? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। इन 6 मंगोल आक्रमणों का जो लीडर था वो कौन था, दाऊद खां था। मतलब दाऊद खां के लीडरशिप में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। इन मंगोल आक्रमणों में जो थर्ड मंगोल आक्रमण था, जो थर्ड मंगोल, मतलब 6 मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, आप सभी को पता है। इसमें जो थर्ड मंगोल आक्रमण हुआ था उसमें अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन, सेनापति कमांडर कौन था भाई, जल्दी जल्दी बताइए ऑनलाइन, कौन था? जफर खान, नुसरत खान, अल्प खान एंड उल्लू खां। हाँ जी बताइए कौन था? क्या वो नुसरत खां था? क्या वो नुसरत खां था? नहीं, बिल्कुल सही ऑनलाइन, वेरी गुड आंसर, जफर खां। कौन था? जफर खां था। कौन था? जफर खां था, जिसने क्या किया था जब थर्ड मंगोल, हालांकि जफर खां से हर कोई व्यक्ति डरता था। कहते हैं कि इस जफर खां को अगर नाम भी आता था तो व्यक्ति उसका पानी पीना तक, घोड़े जो थे वो पानी पीना तक भूल जाते थे। तो उस जफर खां की तीसरे मंगोल आक्रमण में क्या कर दी गई, हत्या, धोखे से उसको मार दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सेना कमांडर की हत्या या उसको मारा गया था, कौन से तीसरे मंगोल आक्रमण के दौरान कौन मारा गया था? जफर खां। बिल्कुल सही ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जफर खां। क्लियर, बात समझ में? इसी के साथ अगर हम बात करते हैं नुसरत खां की, तो आप सभी को मैं बताऊं अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ इंडिया के अभियान किए थे। उसमें एक अभियान था रणथंबोर, राजस्थान का था। राजस्थान के अंदर एक रणथंबोर एक एरिया है, ठीक है। वहां पर जब नुसरत खां ने अटैक किया था तो गलती से क्या हुआ, जब नुसरत खां ने वो जो तोप गोला बारूद होता है जब वो फेंका तो वो दीवार से टकराकर वापस उसी जगह पे गिर गया जहाँ पे नुसरत खां खड़ा था और नुसरत खां क्या मारा गया था। तो क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के टाइम पे कौन सा सेना कमांडर मारा गया था? तो वो कौन सा, नुसरत खां था। या पूछा जाता है कि नुसरत खां कौन से अभियान के दौरान मारा गया था? तो वो रणथंबोर अभियान था। और जफर खां कौन से मंगोल आक्रमण के, तीसरे मंगोल आक्रमण के दौरान मारा गया था। क्लियर, बात समझ में? तो याद रखिएगा नुसरत खां। अल्प खां जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का चचेरा भाई था। उल्लू खां जो था वो भी अलाउद्दीन खिलजी का चचेरा भाई था। उल्लू खां ने अलाउद्दीन खिलजी की बहुत मदद की है। क्लियर, बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है ऑनलाइन, समझ में आया? एनी डाउट, किसी भी तरह का समस्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। पद्मनी का संबंध अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से है। वो किसकी पत्नी थी? सीधा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस टाइम पे चित्तौड़ का राजा कौन था? आप मुझे बताइए। ऑप्शन आपके सामने, महाराणा प्रताप, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह एंड रतन सिंह। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका आंसर कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ की विजय की थी, कब की थी? 1303 में। कब की थी? 1303 में की थी। क्यों की थी? रानी पद्मनी को लेने के लिए। चलो इसकी हम कहानी सुनते हैं आज, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, आप लोग पहले मुझे इसका आंसर बता दो, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं। हाँ जी ऑनलाइन, कौन था जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वहां का राजा कौन था? या पद्मनी किसकी रानी थी, किसकी पत्नी थी? बताइए। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, राणा रतन सिंह की। किसकी थी? राणा रतन सिंह की थी, बिल्कुल सही। चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक्चुअली होता क्या है, राणा रतन सिंह चित्तौड़ का राजा है, ठीक है। इसकी पत्नी है रानी पद्मनी। एक बार क्या होता है, राणा रतन सिंह की जो पहली पत्नी थी वो अपने आप को शीशे के अंदर निहार रही होती है और शीशे से पूछ रही होती है कि बताओ क्या मतलब मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ, ठीक है। तो राणा रतन सिंह के पास एक तोता था जो बहुत बोलता था, ठीक है। तो राणा रतन सिंह ने कहा, उसने तोते ने राणा रतन सिंह से कहा कि तुम्हारी ये पत्नी तो कुछ भी नहीं है, जो श्रीलंका का जो राजा है उसकी बेटी जो है जिसका नाम है रानी पद्मनी और बहुत ही सुंदर है। तो रतन सिंह को ये बात थोड़ी अजीब लगी। रतन सिंह क्या हुआ, अलग सा मतलब राजा का रूप न धारण करके किसी और रूप में चला गया। कहाँ पे चला गया? श्रीलंका चला गया। वहाँ पे जब उसने रानी पद्मनी को देखा तो वाकई लगा कि यार ये तो दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर औरत है, मतलब सबसे ज़्यादा हूर है, अप्सरा है। तो राणा रतन सिंह को हुआ कि मुझे तो इससे शादी करनी है। राणा रतन सिंह ने क्या किया,
रानी पद्मिनी के पिता से बात की और उनको पता बताया कि मैं चित्तौड़ का राजा हूँ और मुझे इससे शादी करनी है। ठीक है, रानी पद्मिनी की राणा रतन सिंह से एक शादी हो गई। अब क्या होता है, राणा रतन सिंह के दरबार में एक ना पंडित होता है, ब्राह्मण होता है, और वो जो है राणा रतन सिंह का पुरोहित, एक तरह से राणा रतन सिंह का खास आदमी होता है। एक बार क्या करता है, वो कोई गलत काम कर देता है तो रानी पद्मिनी जो है रतन सिंह से क्या कर देती है, शिकायत कर देती है। राणा रतन सिंह जो है उसको कहते हैं ना कि औरत के कहने पर तो चलो ठीक है। तो अब राणा रतन सिंह ने क्या किया, उस पंडित को, उस ब्राह्मण को भरे दरबार में इंसल्ट करके उसको निकाल दिया। अब भाई उसको बदला लेना था, ठीक है। और उस टाइम पे दिल्ली का बादशाह कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। वो अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि तुम दिल्ली के बादशाह हो, मैं राणा रतन सिंह के दरबार में था, उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है, मैं बदला लेना चाहता हूँ, और तुम दिल्ली के बादशाह हो, तुम दिल्ली के सुल्तान हो, और तुम्हारे पास में जो उसकी पत्नी है रानी पद्मिनी, वो उसके पास न होकर वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्योंकि वो दुनिया की सबसे सुंदर होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि ये झूठ बोल रहा है शायद, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि पहले मैं उसे देखूंगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी चला गया चित्तौड़ अभियान पे। वहाँ पे पहुंचा तो उसने रतन सिंह से कहा कि मैं एक बार तुम्हारी पत्नी को देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो रतन सिंह ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। राणा रतन सिंह ने भी चाल चली। राणा रतन सिंह डायरेक्ट जो है रानी पद्मिनी को लेकर नहीं आए। रानी पद्मिनी को सरोवर के एक साइड, मतलब तालाब जिसे आप कहते हो, उसके दूसरी साइड खड़ा किया हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी दूसरी साइड खड़ा था और राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के पास खड़ा था। ठीक है, आप इमेजिनेशन कर सकते हो। जैसे ही रानी पद्मिनी आई, रानी पद्मिनी का जो चेहरा था, ठीक है, मिरर लगाए हुए थे, रानी पद्मिनी का जो चेहरा था वो जो पानी के अंदर रिफ्लेक्स होता है ना, वो गिरा। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा, वाकई ये तो बहुत सुंदर औरत है भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, धोखे से राणा रतन सिंह को उठाकर अपने साथ ले गया। कहाँ पे ले गया, दिल्ली ले गया। क्यों, क्योंकि रानी पद्मिनी से दूर खड़ी थी, धोखे से राणा रतन सिंह को ले गया। उसने कहा कि अगर तुम्हें राणा रतन सिंह को छुड़वाना है तो तुम्हें मुझसे क्या करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, राणा रतन सिंह को, ठीक है, ये कहानी हो गई। फिर रानी पद्मिनी ने भी चाल चली। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरी बारात लेकर आऊँगी और मेरी जो सखियाँ हैं वो पालकी में बैठी होंगी। पालकी समझते हो, वो जो डोली होती है, ठीक है, उसमें बैठी होंगी। राणा अलाउद्दीन खिलजी तो वैसे भी प्यार में पागल था, लव इज़ ब्लाइंड। ठीक है जी, चला गया। अब क्या हुआ, रानी पद्मिनी जो है उसने क्या किया, जितने भी सैनिक थे उन सभी को क्या किया, लेडीज़ का कपड़े पहना दिए। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा फेमस थे गोरा और बादल। सब वहाँ पे बैठ के पालकी में बैठ के, और अलाउद्दीन खिलजी खुश है कि भाई देखो आज मेरी शादी हो रही है। जैसे ही रानी पद्मिनी पहुंची तो उसने कहा अलाउद्दीन खिलजी से, मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हाँ, वो उस जेल में बंद है। रानी पद्मिनी उसे मिलने चलेगी। पीछे से जो औरतों के बेस में जो आदमी आए हुए थे उन्होंने क्या किया, हमला कर दिया। रानी पद्मिनी छुड़वा कर वापस उसको कहाँ लेगी, चित्तौड़ लेगी। अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का गुस्सा आया हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1303 में चित्तौड़ पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। राणा रतन सिंह मारे गए। रानी पद्मिनी को पता था कि अगर राणा रतन सिंह मर चुके हैं तो वो अलाउद्दीन खिलजी मुझे लेकर जाएगा। रानी पद्मिनी ने क्या किया, चित्तौड़ के अंदर एक कुंड था, कुंड मतलब एक तालाब, कुआं सा था, उसके अंदर आग लगाई और जितनी भी वहाँ की लेडीज थी चित्तौड़ की, वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को आग में स्वाह कर दिया। इसे हम कहते हैं जौहर। क्या कहते हैं, जौहर कहते हैं। तो देखिए कितनी लंबी कहानी हो गई थी। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ रानी पद्मिनी का संबंध किससे था, चित्तौड़ से था, जो किसकी, राणा रतन सिंह की क्या थी, पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में, कब हुआ था, 1303 में हुआ था। क्लियर है, आगे देखिए। हाँ जी भाई, 15 मई को नया बैच शुरू हो जाएगा PS स्टेट का। भाई जल्दी से जल्दी इसके अंदर ज्वाइन करो और कूपन कोड AC 512 लगाओ, जिससे कि आप बहुत अच्छा सरकारी नौकरी पाने का संकल्प जो है पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन डेक्कन एक्सपेडिशन वाज द फाइनेंशियल वेंचर। अलाउद्दीन के दक्कन अभियान, देखिए दो स्टेटमेंट दी गई हैं यहाँ पर, आपको मैं बता दूं। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किए थे, दक्षिण के अभियान किए थे। क्या किए थे, दक्षिण अभियान किए थे, मतलब साउथ के अभियान किए थे। उसने देवगिरी पर, वारंगल पर, होयसल राज्य पर, पांडे मदुरा पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के जो अभियान किए थे उसका उद्देश्य उसका फाइनेंशियल था, मतलब उसको जो दक्षिण भारत था, जो साउथ भारत था, साउथ इंडिया था, उस पर अधिकार करना नहीं था, बल्कि उसका मेन मोटो क्या था, दक्षिण भारत से क्या प्राप्त करना था, पैसा, सोना, चांदी। क्योंकि आप सभी को पता है सोने की सबसे ज्यादा खाने कहाँ पर हैं, दक्षिण अपने
दक्षिण भारत में है। कहाँ पे? दक्षिण भारत में है। कोहिनूर का हीरा भी तो कहाँ से निकला था? दक्षिण भारत से निकला था। तो अब क्या हुआ, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण अभियान थे उनका मेन मोटो क्या था? वित्तीय था, फाइनेंशियल था। क्या था? फाइनेंशियल था, क्योंकि वो सिर्फ क्या चाहता था? पैसा प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछी गई है कि वह दक्कन के राज्यों पर कब्जा करना चाहता था। कब्जा नहीं करना चाहता था, ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसने सेम समुद्रगुप्त वाली पॉलिसी को अपनाया था, क्योंकि उसको पता था कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, और साउथ इंडिया जो है वो दिल्ली से बहुत दूर है। अगर यहाँ पर कोई विद्रोह बगावत होती है तो मैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन को, इसके बगावत को नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई फ्लाइट थोड़ी ना कि मैं उड़ान भरी और मैं आ गया। नहीं, मुझे वही पहुंचने में टाइम लग जाएगा। इस वजह से इसने क्या किया, दक्षिण भारत के जितने भी राजा थे, जिनके भी राज्य थे, उन सभी पर उसने क्या किया, अधिकार किया। फिर उनको कहा कि आप मुझे क्या दोगे, एक एनुअल टैक्स दोगे। क्या मुझे दोगे? टैक्स दोगे। आपके पास जितना भी सोना पैसा आप मुझे दे दो और आप यहाँ के क्या रहोगे, राजा रहोगे। जैसे देवगिरी पे आक्रमण किया, देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र देव था। ठीक है, अब रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी का क्या बन गया? फ्रेंड बन गया। क्या बन गया? फ्रेंड बन गया। और उसने क्या किया कि आप यहाँ पे शासन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे एनुअल क्या दोगे, चार्ज दोगे। क्या दोगे? एनुअल चार्ज दोगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारतीय अभियान था वो उसका उद्देश्य क्या था? फाइनेंशियल था। क्या था? फाइनेंशियल था। लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के राज्यों पर कब्जा नहीं करना चाहता था। याद रखिएगा, इसका सिर्फ मोटो फाइनेंस को लेकर था, पैसे को लेकर था। ये दक्षिणी भारत के राज्यों पर अधिकार करके कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता था। इसलिए जब उसने देवगिरी पर आक्रमण किया तो देवगिरी का राजा रामचंद्र था। रामचंद्र को वापस देवगिरी सौंप दिया, देवगिरी सौंप दिया, लेकिन आप मुझे क्या दोगे? वार्षिक टैक्स दोगे। वरंगल पर जब आक्रमण किया, वरंगल का राजा कौन था? प्रताप रुद्र देव सेकंड था। प्रताप रुद्र देव सेकंड ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली, उसका अंडर में आ गया। लेकिन वो उसको क्या देता था? टैक्स देता था, न कि उसने उसका जो पोस्ट थी उसको छीन लिया। राजा तो वही रहा, लेकिन वो अब किसके अंडर में काम कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में काम कर रहा है। तो क्या सही है? ए इज ट्रू एंड और इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आ रहा ऑनलाइन? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो सी इज राइट आंसर। याद रखना ये कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन है और आजकल पेपर में यही पूछे जाते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इनको बखूबी और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who was the ruler of the देवगिरी at the time of the अलाउद्दीन खिलजी? मैंने अभी बताया था आपको, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था उस टाइम पे वहां का राजा कौन था? आप याद कीजिए, मैंने आपको बाय ट्रिकी वे में करवाया था। जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर और रतन सिंह। रतन सिंह तो आप सभी को पता है चित्तौड़ का राजा है। कहाँ का राजा है? चित्तौड़ का। मलिक काफूर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, जो कि ये क्या था? हिंजड़ा था। प्रताप रुद्र देव कहाँ के राजा थे? वरंगल का, सॉरी कहाँ का राजा था? वरंगल का, वरंगल का। ठीक है, कहाँ का राजा था? वरंगल का। बचा क्या? बचा क्या? रामचंद्र। बचा क्या? रामचंद्र। याद करो, मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी। देव क्या होते हैं? भगवान होते हैं। और भगवान कौन है? राम है। भगवान कौन है? राम है। तो देव क्या हो गए? भगवान हो गए। और भगवान कौन है? राम है। तो देवगिरी का राजा कौन है? रामचंद्र देव है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कहाँ पर? देवगिरी पर आक्रमण किया था। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था तब अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के अंडर में काम करता था। याद रखना इस बात को। और उसने क्या किया था? जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। कब? 1294 में, 1294 में। और ये दक्षिण भारत में किसी तुर्क आक्रमणकारी का पहला आक्रमणकार था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में पहला तुर्क आक्रमणकारी हमलावर कौन था? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने कहां पर? देवगिरी पर क्या किया था? आक्रमण किया था। क्लियर? बात समझ में आई? उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी खुद शासक बन गया तब उसने दोबारा देवगिरी पर आक्रमण किया था और उस समय वहां का राजा कौन था? रामचंद्र देव था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिल्कुल सही ऑनलाइन। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1303 में वारंगल में काकतीय शासकों की सेना को किसकी सेना ने हराया था? क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 1303 में ये क्वेश्चन ही गलत कर रखा है।
क्वेश्चन देखिए, सीधा सा क्वेश्चन ये है कि वारंगल में काकतीय शासकों की सेना को किसकी सेना ने हराया था? किसकी सेना ने हराया था? वारंगल में जो काकतीय जो शासक थे, वारंगल एक जगह का नाम है, ठीक है, कर्नाटका, वहां पर एक वंश है काकतीय वंश, ठीक है। वहां पर काकतीय शासकों की जो सेना थी उसको किसने हराया था? किसकी सेना ने हराया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी सा आंसर, आप सभी को पता है, टॉपिक एक ही चल रहा है और वैसे भी आप सभी को पता है। राजा था यहाँ पे वारंगल का प्रताप रुद्रदेव सेकंड। कौन था? प्रताप रुद्रदेव सेकंड। उसने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एक सोने की मूर्ति बनवाई। उस सोने की मूर्ति के हाथों में जंजीरें थी। उन जंजीरों को ये शो करना चाहता था कि अलाउद्दीन खिलजी, मैं तुम्हारी अधीनता को क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारा क्या हूँ, गुलाम हूँ। प्रताप रुद्रदेव सेकंड ने जो वो मूर्ति भिजवाई थी ना, जो स्टैचू भिजवाया था, उसी में क्या था? कोहिनूर का हीरा था। तो काकतीय राजाओं की सेना को किसने हराया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ का राजा कौन था? प्रताप रुद्रदेव सेकंड। प्रताप रुद्रदेव सेकंड। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आ रहा है ऑनलाइन? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस सुल्तान के शासनकाल में खालिसा भूमि का बड़े पैमाने पर विकास हुआ था? क्या होती है खालिसा भूमि? खालसा भूमि क्या होती है? क्या होती है बताओ? मैंने बताया हुआ है क्लास में आप लोगों को। खालसा भूमि वो भूमि होती है जो सरकार के पास होती है। किसके पास? सरकार के पास होती है। मतलब सरकार की भूमि को हम क्या कहते हैं? खालसा भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? खालसा भूमि कहते हैं। सरकार की भूमि को हम क्या कहते हैं? खालसा भूमि। तो अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा था तो उसने क्या किया? उसने पता क्या कहा कि आप लोगों को रहने के लिए सिर्फ एक घर चाहिए, ठीक है। तो उसने कहा कि जितने भी लोगों के पास एक्स्ट्रा जमीनें हैं ना, एक्स्ट्रा जमीनें हैं, वो सारी क्या कर दो? सरकार को जमा करवा दो। क्या कर दो? सरकार को जमा कर दो, जिसे हम क्या कहते हैं? खालसा भूमि, मतलब राजा की भूमि, सरकार की भूमि। बात समझ में? तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही गद्दी पर बैठा, उसने अनाउंसमेंट करवा दिया कि जितने जितने बड़े बड़े अमीर हैं उन सभी के पास जो एक्स्ट्रा संपत्ति, एक्स्ट्रा जमीनें जो पहले के राजाओं ने तुम्हें दी थी एकता प्रणाली के अंदर, वो जमीनें तुम मुझे क्या कर दो? वापस कर दो, क्योंकि वो सरकार की जमीन है, सरकार की संपत्ति है, तो तुम क्या कर दो? वापस कर दो। तो सबसे ज्यादा किसका खालसा भूमि का विस्तार किसके समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सभी लोगों ने इनके जो जमीनें पहले के राजाओं ने इन्हें गिफ्ट में दी थी, सैलरी के रूप में दी थी, उन सभी जमीनों को इसने वापस क्या कर लिया? जब्त कर लिया। और किस में मिला लिया? खालसा भूमि में। खालसा भूमि मतलब होता है सरकार की भूमि, राजा की भूमि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खालसा? खालसा का मतलब होता है राजा की भूमि या सरकार की भूमि। क्लियर? सरकार की जमीन। क्लियर? बात समझ में? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? उन सभी को मिला लिया था। क्लियर ऑनलाइन? एनी डाउट? किसी भी तरह का समस्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। सभी को पता, आप सभी को पता ही है, मैंने आप लोगों को बताया था, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के पास 4,75,000 क्या थे? सेना थी, आर्मी थी। अब भाई आर्मी उसकी खुद की पर्सनल आर्मी थी, किसी सेनापति को तो थी नहीं, उसकी खुद की। अब खर्च भार सेना का जो खाना पीना है, रहना, खाना पीना, सोना, ये सारा कुछ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी को इनको खाना खिलाना, तो 4,75,000 तो मायने रखते हैं भाई। अब आप लोगों को पता है महंगाई कितनी है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? उस महंगाई को ही अपने कंट्रोल में कर लिया। उसने हर चीज़ों के जो दाम है वो क्या कर दिए? नीचे गिरा दिए। जहाँ 10 रुपए की चीज़ थी, उस 10 रुपए की चीज़ को 2 रुपए की चीज़ बना दिया। और कोई व्यक्ति अगर वो उसी चीज़ को, अगर अलाउद्दीन खिलजी ने एक चार्ट दिया, उस चार्ट के अंदर हर चीज़ की कीमत बताई, ये चीज़ इतने रुपए की मिलनी चाहिए, अगर कोई भी इससे थोड़ी सी ऊपर भी बेचता था तो उस व्यक्ति के उतने ही पार्ट्स को, बॉडी के पार्ट्स को काट लिया जाता था। क्लियर? मतलब कि उसने क्या किया? पूरी बाजार व्यवस्था पर ही अपना कंट्रोल कर लिया और उसके अकॉर्डिंग ही सारा क्यों होने लग गया। और एक चीज़ और बताऊं, इससे व्यापारियों को सबसे
सबसे जो बड़ा लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि हमें टैक्स कितना देना पड़ता है, कितना सारा टैक्स देना पड़ता है, और हमें मुनाफा तो कहीं भी नहीं हो रहा, हमें लाभ तो कहीं नहीं हो रहा, प्रॉफिट तो कहीं नहीं हो रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? कारण क्या था? कि वह दिल्ली में अपने महल बनाने वाले कारीगरों को कम मजदूरी देना चाहता था। क्या ये कारण सही है? कि हालांकि कारण मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। क्या उसने महल बनाने वाले कारीगरों को कम मजदूरी देना चाहता था? क्या ये कारण सही है? क्या ये वाला कारण सही है जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो अपने 4,75,000 सेना की जो है उसके खर्च भार को, मतलब कि उसका जो खर्चा था उसको कम करना चाहता था? तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? ये वाली स्टेटमेंट सही होगी। इसका मतलब ये तो गलत हुई। क्या हुई? गलत हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इज ट्रू एंड और इज फॉल्स। मेरी बात समझ में आई? समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लियर है? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पक्का समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग देखो सीधे क्वेश्चन तो आपको हजारों तरह की किताबों में भी मिल जाएंगे, ये भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट का मतलब ही नहीं से पता, आपको इसका चीज ही नहीं पता कि क्या हुआ था, तब तक आप कैसे करोगे? क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी? हाँ जी, वंड प्रणाली, जन तक वंड प्रणाली। क्या होता है? राशन कार्ड समझते हो? राशन कार्ड समझते हो क्या होता है? आज भी है राशन कार्ड का यूज। राशन कार्ड पे अनाज मिलता है, गेहूं मिलता है, इतने पक्का मिलता है, सुना है ना आप लोगों ने? ये वही वे। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत दूर दूर तक सोचा। आप लोगों को पता है कि जब हम किसी से टैक्स लेते हैं, ठीक है, लगान लेते हैं, रेवेन्यू लेते हैं, हम किस रूप में लेते हैं? पैसे के रूप में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका उल्टा काम किया। अलाउद्दीन खिलजी ने वो टैक्स पैसे के रूप में न लेकर अनाज के रूप में लिया कि भाई किसानों से मुझे क्या लेना है? टैक्स लेना है। अब किसानों के पास अनाज है, ठीक है, तो वो जो आपके पास जितना अनाज बच गया, आप मुझे किस रूप में चुकाओगे? टैक्स के रूप में, ठीक है। मतलब कि उसने 1/2 50% क्या लगाया हुआ था? टैक्स। 50 मतलब मान लो 10 रुपए आपके पास मिल रहे हैं, आपको 5 रुपए किसको देने पड़ेंगे? सरकार को देने पड़ेंगे, मतलब कि 50% आपको देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि गरीबी बहुत है देश में, ठीक है, जगह गरीबी बहुत है। तो वो उसने एक नई व्यवस्था का शुरू किया जिसे हम राशन कार्ड कहते हैं, जिसे हम सार्वजनिक वितरण कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आप सभी को पता है राशन कार्ड के ऊपर गेहूं मिलता है, आप सभी को पता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? उस अनाज का किस रूप में यूज किया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में। अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि कल को अगर मान लो अकाल पड़ गया, फॉर एग्जाम्पल सूखा पड़ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, तो लोग क्या करेंगे? उस अनाज की क्या करेंगे? कालाबाजारी करेंगे। आप सभी को पता है, जैसे कोरोना टाइम पीरियड आया था, कोरोना टाइम में जो 10 रुपए का मास्क, मतलब मास्क जिसकी वैल्यू भी नहीं थी, जो 2-2 रुपए का मास्क था, वो कितने 100 रुपए में बिका है। आप सभी को पता है क्या था? कालाबाजारी था। डोलो जो टेबलेट थी, सैनिटाइजर जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वही हजारों लाखों रुपए में बिका। तो आप लोगों को पता है कि क्या ये कालाबाजारी थी। तो उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, तो ये जो लोगों के पास अनाज इकट्ठा हुआ पड़ा है ना, ये लोग इसकी क्या करेंगे? कालाबाजारी करेंगे। इस वजह से अलाउद्दीन क्या किया? उस अनाज को इकट्ठा करके वो किस रूप में बांटता था? राशन के रूप में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उन गरीबों को बांटता था। क्लियर? तो क्वेश्चन आता है, ये जैसे ये तो सार्वजनिक वितरण है, अगर क्वेश्चन आता है कि राशन कार्ड की व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी आएगा। तो बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट था अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के मकसद से क्वेश्चन लेकर आई हूँ, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं था। बात समझ में आई? तो पब्लिक एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि अलाउद्दीन खिलजी किस रूप में टैक्स वसूल करता था? तो वो अनाज के रूप में, न कि नगद के रूप में, ठीक है। किस लिए? ताकि वो गरीबों की क्या कर पाए? मदद कर पाए। जब सूखा पड़ता है तब उसको बांट पाए, कालाबाजारी रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये एक अर्थशास्त्र की क्या सबसे बड़ी पहचान है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What was the boundary 1306 ईस्वी के बाद जब मंगोल आक्रमण हुए थे, तो उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच बाउंड्री कौन सी सीमा बनी थी? मतलब कि पहले तो आप सभी को पता है कि पहले वाली जो बाउंड्री थी वो कौन सी थी? हाँ जी, अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि जब मंगोल आक्रमण हुए थे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाली बाउंड्री कौन सी थी?
क्या बाउंड्री थी इनके बीच में, कौन सी बाउंड्री थी बताइए, कौन सी थी कि मतलब जो मंगोलों को सिर्फ यहाँ तक रोक देती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी सीमा के ऊपर अपने सैनिक इकट्ठे किए हुए थे, तो वो कौन सी थी? क्या वो सिंधु थी? मुझे पता सभी का आंसर सिंधु होगा, सिंधु नहीं है, अब चेंज हो चुका है रावी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, इल्तुतमिश के टाइम पे जो बाउंड्री थी वो क्या थी? सिंधु थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बाउंड्री जो सीमा रेखा थी वो जो थी हद जो थी वो क्या हो चुकी थी? रावी हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है बात? समझ में आया? यहीं पर मंगोलों को क्या कर दिया जाता था? रोक दिया जाता था रावी नदी के तट तक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? भाई बताओ भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। किसने घोषित किया था? याद है मैंने बताया था, पियक्कड़ था जो पीता रहता था दरबार में, बिना सोचे समझे, बिना कपड़ों के आ जाता था, बिना सोचे समझे लड़कियों की साड़ी पहनकर आ जाता था। याद करो, जिसने कहा था कि भूल जाओ, क्षमा करो और भूल जाओ, क्षमा करो और भूल जाओ। इसने अलाउद्दीन खिलजी के बिल्कुल अपोजिट काम किया था। कहते हैं कि एक बेटा अपने पिता की परछाई होता है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही उल्टा सिस्टम चल रहा था। तो वो कौन था? वो कहता है कि मेरे लिए कोई भगवान नहीं है, मैं खुद भगवान हूँ। शराबी लोग यही होते हैं, वो खुद ऐसे ही करते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ भाई, मैं ही तुम्हारा देवता हूँ। समझ गए मेरी बात? तो वो कौन था बताओ जल्दी जल्दी। वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, खिलजी वंश का लास्ट राजा था, सुल्तान था मुबारक शाह खिलजी, जिसने अपने आप को ही क्या खलीफा एक तरह से इस्लाम धर्म का भगवान है, जिसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया कि मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मास्टर गाइडर के बैच आ रहे हैं भाई, हाँ जी, यूजीसी नेट का बैच भी आप सभी को पता है आ चुका है, दिसंबर तक है। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आई होप सो आप लोगों को खिलजी वंश से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं, आपको समझ में आ गया है। एंड थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं हम विराम देते हैं। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, और जाते जाते ये कमेंट जरूर करके बताइएगा मुझे कि सेशन कैसा रहा, कैसा लगा आप लोगों को। आज आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करके इंटरेस्ट आया, टॉपिक समझ में आया, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस, जरूर बता के जाइएगा मुझे, जरूर बता के जाइएगा। चाहे मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, चाहे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, लेकिन जरूर मैसेज कीजिएगा। मैं वेट करूंगी आप लोगों के मैसेज की। एंड थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, और सबसे बड़ी बात, संकल्प जो आपने किया उसे पूरा करो। क्लियर? गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर। थैंक यू सो मच।